सबको मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद ये एक सीरीज ऑफ टॉक्स शुरू करने के लिए। धर्मेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राउड टीवी को जो लोग देख रहे हैं और काफी समय से देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। प्राउड टीवी अपने आप में एक अच्छा काम कर रहा है और मुझे भी मौका मिला पिछले कुछ सप्ताह से प्राउड टीवी पर प्राउड के बारे में विचार व्यक्त करने को, जो श्री प्रभात रंजन सरकार के विचार हैं उसको और थोड़ा खुलकर समझने और समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आज से, जैसा कि धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि बहुत लोग इच्छुक हैं ऑल ओवर इंडिया कि वो प्राउड और प्राउड से संबंधित जो भी बुनियादी बातें हैं उनको ठीक से समझे, ताकि जब वो फील्ड में काम करें एज अ कैडर, एज अ पब्लिक फिगर, एज अ सोशल फिगर, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जो मौजूदा विचार हैं जिसे हम पूंजीवाद या साम्यवाद या समाजवाद कहते हैं, उससे अलग प्राउड कैसे है और प्राउड की विशेषताएं क्या हैं, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, इस पर हम इस सीरीज में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ प्राउड की बुनियादी परिभाषा और प्राउड दूसरे सिस्टम से अलग कैसे है एट ए फर्स्ट लेवल, उस पर बात करेंगे आधा घंटा। और जैसा कि धर्मेंद्र जी का आदेश है कि उसके बाद 15-20 मिनट लोग सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब या प्रश्नोत्तर के सिलसिले से और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है पूछने वाले को भी और जवाब देने वाले को भी, क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा है बोलने वाले का और सुनने वाले का। मैं तो ये मानता हूँ कि सभी समझदार हैं और सभी काफी कुछ जानते हैं। जो एकदम नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं या बस अभी अभी दीक्षा लिए हैं, उनके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो। तो आइए पहले सिर्फ प्राउड को डिफाइन करते हैं, PROUT, और हिंदी में प्रऊत, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, ये इस विचार दर्शन का नाम है अंग्रेजी में, और हिंदी में प्रगतिशील उपयोगी तत्व, प्रऊत, ये हिंदी में नाम है। तो इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव और यूटिलाइजेशन। इन दो में ही पूरी बात कही जाती है या पूरी बात समझी जा सकती है। प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोग्रेस क्या है, इसकी एक नई परिभाषा सरकार साहब ने दी है। और यूटिलाइजेशन यानी यूटिलाइज कैसे करें रिसोर्सेज का, जो इस पृथ्वी पर रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करें, ये दूसरा इसका पक्ष है। लेकिन प्रोग्रेस और उपयोगिता, इस सब पर बात करने से पहले हम एक छोटी सी जर्नी इतिहास को लेकर चलते हैं। सिर्फ भारत के ही इतिहास को नहीं, पूरे विश्व के इतिहास को, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतिहास से बहुत ही चोली दामन का रिश्ता रखता है। इतिहास के अंदर राजनीति भी आती है, तो राजनैतिक शासन और अर्थव्यवस्था, इन दोनों का एक संगम है। और जैसा काल रहा है, जिस भी युग में, जिस भी देश में, वहां पे इतिहास के साथ साथ अर्थव्यवस्था का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है। और चूंकि अब हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वहां अर्थव्यवस्था प्रधान होती जा रही है, सारी चिंतन, सारा थिंकिंग इस अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द ही हो गई है। और मनुष्य के जीवन में अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा रोल है। बाकी चीजें गौण हो गई हैं और अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई। पर हम इतिहास में देखते हैं कि इसी अर्थव्यवस्था का कैसे एक अंडरस्टैंडिंग, या पुराने कितने विचारक, प्रबुद्ध विचारक, महापुरुष रहे हैं, भारत में ही नहीं विदेश में भी। विदेश का यहाँ मतलब है यूरोप में। तो उन्होंने क्या कहा था अपने समय में, फिर मध्य युग में क्या हुआ, मैं चर्चा करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से हम इन तीन भाग में समझेंगे। छोटा छोटा 2-2 मिनट का एक समय गुजारते हुए, 2 से 4 मिनट, तो हमें ये पता चलेगा कि प्राउड के आने से पहले पूरे विश्व में क्या था, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ प्राउड। प्राउड से पहले किन सिद्धांतों ने अपनी जगह बनाई थी, आधुनिक समय में भी और पुराने समय में भी, एंशिएंट टाइम्स में भी। एंशिएंट टाइम्स का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यूरोपियन सिविलाइजेशन को अगर हम स्टडी करें तो वहां भी सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके दर्शन, इनके तो रिलीजियस दर्शन भी इनके हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं बहुत स्पष्ट, और वो बुनियादी रूप से सोक्रेटिस के ही हैं।
जिसे प्लेटो ने लिपिबद्ध किया है और एरिस्टोटल ने उसे बहुत ज्यादा लोगों तक अपने समय में पहुंचाया है। ये बात है एंशिएंट टाइम्स की, और ये ग्रीक सिविलाइजेशन के समय की बात है। और उसमें सोक्रेटिस के द्वारा ही प्लेटो की चर्चित किताब है रिपब्लिक, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से सोक्रेटिस बताते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए। पहले तो बात करते हैं इंडिविजुअल की, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, और फिर राज्य कैसा होना चाहिए। वो उसमें बहुत बारीकी से ये समझाते हैं कि अच्छा आदमी, अ गुड सिटीजन, इसके गुण क्या है, गुड सिटीजन की परिभाषा क्या है, गुड सिटीजन कैसे जो गलत हो रहा है, जो सही नहीं है, उसको दमानते हुए कैसे जीवन जिएगा व्यक्तिगत रूप से, और स्टेट कैसा होना चाहिए। तो बुनियादी रूप में उसकी स्टेट की परिभाषा जस्टिस ओरिएंटेड है, न्याय देने वाला होना चाहिए स्टेट, और वो साथ ही साथ प्रजा की रक्षा सुरक्षा, ये बुनियादी बात है। पर उसमें बहुत डिटेल है, उसमें कॉन्सेप्ट फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब युद्ध के जरिए ही बहुत सारे फैसले होते थे। और ऐसी इतिहास में घटनाएं हैं कि एथेंस और स्पार्टा, इन दोनों में तो लगातार युद्ध चलता ही था। ग्रीक में बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे जो हम आज के टाइम में राज्य के रूप में कहते हैं, ये राज्य लगातार युद्ध करते रहते थे। और उस वक्त सिटीजन्स की जो वैल्यू थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो गुलाम के रूप में देखे जाते थे। सोल्जर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और फिलोसोफर्स की वैल्यू ज्यादा थी। तो पहले सोल्जर बनना है, फिर सोल्जर के बाद बाद अलग अलग श्रेणी से गुजरते हुए एक फिलोसोफर के लेवल पे पहुंचना है, तब जाके वो फिलोसोफर किंग, राजा कहलाने लायक बनेगा। ऐसा एक आइडिया सोक्रेटिस के टाइम में था। अर्थव्यवस्था के मामले में उन्होंने अलग अलग रोल्स, अलग अलग प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफाई करके रखा था। जैसे चमार का एक ड्यूटी है, टेलर का एक ड्यूटी है, बार्बर का एक ड्यूटी है, टीचर का एक ड्यूटी है। सबकी ड्यूटीज के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की, और ये आने वाले कई सदियों तक इसी शिक्षा को चलाया जाता रहा। ये एंशिएंट टाइम्स की बात है, ये यूरोप के एंशिएंट टाइम्स की बात है। भारत में बहुत सारी संहिताएं लिखी गई हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, इवन याज्ञवल्क्य की संहिता महत्वपूर्ण है, मनुस्मृति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो आज के समय के लिए नहीं है। अर्थशास्त्र से फिर भी बहुत कुछ प्रेरणादायक विचार लिए जा सकते हैं, जो आज से 2500 साल पुराना शास्त्र है। तो उस वक्त भी उनके सामने जो लीडर था वो राजा था। तो राजा का दायित्व क्या होना चाहिए, राजा को कैसे प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, और उसके बाद सामंत, और उसके बाद दूसरे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जिसमें महाबलाधिकृत जैसा एक पोस्ट है, एक राजा का जो प्रीस्ट होता है, जो मेन प्रीस्ट होता है, उसकी क्या दायित्व है, फिर मिनिस्टर्स कैसे हैं, सामंत कैसे हैं, इनके क्या दायित्व है। तो एक एक राष्ट्र यानी एक एक स्टेट को चलाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसकी एक पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन अर्थशास्त्र में है। लेकिन वो अपने काल के लिए ज्यादा सही था, ठीक था। वो मोनार्की या बादशाहत या राजतंत्र की जो व्यवस्था थी उसके लिए अनुकूल था। और उसमें इकोनॉमिक्स को लेकर एक बुनियादी बात कही जाए तो वो यही थी, जो राजा के लिए आदर्श का काम करती थी, वो यही थी कि राजा को प्रजा का पालन करना है, प्रजा के न्यूनतम रिक्वायरमेंट को पूरा करना राजा का दायित्व है। तो राजा तभी सही मायनों में राजा कहलाएगा जब वो प्रजा की रक्षा करेगा। रक्षा बाहरी आक्रमण से भी करनी है, क्योंकि ये क्षत्रिय रूल है, और इसके साथ साथ अन्न वस्त्र और शिक्षा और रहन सहन की, मकान की जिम्मेदारी, ये सब भी राजा के दायित्व में ही आती है। इस संदर्भ में एक चर्चित घटना है चाणक्य के ही बनाए गए राजा के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का जब आखिरी दौर था, उस वक्त उसके देश में या राज्य में बहुत ज्यादा भूखमरी, बहुत ज्यादा अकाल की एक महामारी का दौर गुजरा था, और बहुत लोग मर रहे थे, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एज ए किंग इसे अपना फेलियर माना, और उन्होंने अपना प्राण त्याग करने का निश्चय किया। और वो लंबे समय तक 15-20 दिन तक एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे, और इस संकल्प के साथ कि मैं अपने
प्रजा की रक्षा, प्रजा का दायित्व निभाने में असफल रहा हूं, इसलिए मुझे शरीर रखने का हक नहीं है, मैं इसे शरीर त्याग देता हूं, मैं अपना शरीर त्याग करता हूं। तो इस दृष्टि से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये एक बहुत ही ऊंचे आदर्श की बात रही चंद्रगुप्त के लिए, इसीलिए आज भी इतिहास में उनका नाम उस तरह से लिया जाता है, गिना जाता है। तो प्रजा के लिए करना, प्रजा की रक्षा करना राजा का दायित्व रहा, ये उस काल की बात। फिर हम मिडिवल एज में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि मिडिवल काल एक डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है, न सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप की कल्चर में भी। तो वहां पे जो पुराने नियम थे उन्हीं को घिसे पिटे तरीके से चलाते गए और समाज धीरे धीरे फ्यूडल होता गया। समाज में एक तरह का फ्यूडलिज्म या सामंतवाद नजर आया। ये एक अलग बात है कि उस वक्त का दौर ऐसा ही था, क्योंकि कोई नई चीज डिस्कवर नहीं हो रही थी और आपसी रंजिश और आपसी कलह और आपसी युद्ध में ही राज्य आपस में लगे हुए थे और उसमें छीना झपटी, दूसरे के राज्य से चीजों को कैप्चर कर लेना, ये चीजें उस वक्त चलती रही थी। तो आधुनिक युग में, जब आधुनिक युग की हम शुरुआत की बात करते हैं, तो रेनेसा का दौर, यूरोप का जो रेनेसा का दौर है उसको हम लेते हैं। वहां से मॉडर्न सिविलाइजेशन शुरू होती है और मॉडर्न सिविलाइजेशन शुरू होती है साइंस के इन्वेंशंस के साथ। मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न मटेरियल साइंस है, जड़ विज्ञान है, यहाँ से शुरू होती है नवीन सभ्यता, जो 14, 15, 16 सेंचुरी से यूरोप में शुरू हुई। एक तरफ ज्ञान नया रूप ले रहा था और वो ज्ञान चर्च के कंट्रोल के विरुद्ध था। चर्च की बहुत सी बताई हुई ज्ञान के खिलाफ मॉडर्न विज्ञान जा रहा था और जिससे जनमानस में तो खुशहाली आ रही थी या एक नई चेतना का संचार हो रहा था, लेकिन चर्च इनके खिलाफ था। ये विज्ञान के दायरे में तो था ही, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक शास्त्र, सोशल साइंस के जगत में भी एक परिवर्तन आ रहा था। इसीलिए 16th सेंचुरी से लेकर 1920th सेंचुरी तक हम देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से कई विचारक आए, कई सोशल साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपने दर्शन से, अपने विचार से जनमानस, जो एक तरह से अभी भी गुलामी का जीवन जी रहा था, उसको आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उसमें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, ये उठे। और इसके बड़े जो फिलोसोफर्स रहे शुरू में, पहले तो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट के नाम से जाने गए थे 16th सेंचुरी में, जिसमें थॉमस हॉब्स और ह्यूम और रूसो, जियां जैक्स रूसो, ये तीन चर्चित फिलोसोफर रहे हैं। रूसो की एक चर्चित किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडिविजुअल या सिटीजन और राज्य के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और तब जाके राज्य बनता है और राज्य इसका दायित्व लेता है कि समाज की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। लेकिन उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें बहुत अच्छी नहीं है, उसमें राज्य की धज्जियां भी उड़ाई गई है, राज्य किस तरह से इनजस्टिस करता है इसका भी जिक्र किया गया है। और उसके बाद तो एक सीरीज ऑफ फिलोसफर्स है जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल, बेंथम और हेगल, इस तरह के फिलोसफर्स आते रहे और इसकी परिणति हम देखते हैं एक बहुत बड़े विचारक और दार्शनिक कार्ल मार्क्स के दर्शन के दायरे में। कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ अपने पिछले फिलोसफर्स से लिया है, इवन उसने सोक्रेटिस से भी बहुत कुछ लिया है। और कार्ल मार्क्स के दौरान ही उसके और उनके साथियों द्वारा ही ये मॉडर्न टाइम्स में प्रोग्रेस शब्द आया और प्रोग्रेस शब्द की अलग अलग परिभाषाएं हुई और प्रोग्रेस शब्द को सामने रखा गया। लेकिन सामने रखते हुए ये बात क्लियर थी कि हम बात कर रहे हैं एक खास विचार के खिलाफ। वो खास विचार क्या था? पूंजीवाद। 18वीं सदी से जैसे ही पूंजीवाद ने अपनी जड़ें जमाना शुरू किया, तब का दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर कहा जाता है। तब मॉडर्न साइंस की मदद से इंडस्ट्रीज बहुत बड़े पैमाने पे उभर रही थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा साइंस आगे बढ़ रहा है। फिर उस साइंस के इन्वेंशंस को ये जो पैसे वाले लोग थे
जिसे वैश्य हम कह सकते हैं, ये वैश्य उसको लेके बिजनेस के काम में रत होते गए और आगे बढ़ते गए, और समाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में नए नए इन्वेंशंस को लेकर नई नई इंडस्ट्रीज खड़ी होनी शुरू हो गई। तो नई नई इंडस्ट्रीज जो खड़ी होनी शुरू हुई, तो समाज धीरे धीरे पोलराइज होना शुरू हुआ। एक तरफ काम करने वाले मजदूर या काम करने वाले श्रमिक, और दूसरी तरफ ये पैसा बनाने वाले वैश्य या पूंजीपति। उसमें छोटे पूंजीपति भी थे, बड़े पूंजीपति भी थे, और बीच में कुछ अफसर या मैनेजर जैसी भूमिका करने वाले मध्यम श्रेणी के लोग भी थे। तो चूंकि बहुत शुरू में मजदूरों को उनका अधिकार मिलता नहीं था और उनका एक तरह से शोषण होता था, इसीलिए कार्ल मार्क्स के द्वारा एक ऐसा विचार आया जो मजदूरों के पक्ष में था। उन्होंने मजदूरों के पक्ष में बोलते हुए यहां तक कह दिया कि ये आने वाला समाज मजदूरों का समाज होगा और मजदूरों का राज्य होगा, सर्वहारा क्रांति होगी और मजदूरों का राज्य होगा, और एक तरह से बिना राज्य के समाज रहेगा, और यही प्रोग्रेस है। इसी को उन्होंने प्रोग्रेसिव कम्युनिज्म, साइंटिफिक कम्युनिज्म, और बाद के विचारकों ने प्रोग्रेसिव सोशलिज्म कहा, जिसमें विशेषकर मजदूरों की भूमिका को बहुत अहमियत दी गई है, खासकर मध्य वर्ग के लोगों को भी अहमियत दी गई है। और ये पूंजीवाद के खिलाफ एक विचार, एक आंदोलन के रूप में आया। और कार्ल मार्क्स का जो काल था वो 1880 से लेकर 1900 के आसपास का ही रहा है मुख्यतः, पर उनके बातों को कैरी करने वाले बहुत सारे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स और फिलोसफर्स ने काम करना शुरू किया, और अपने ढंग से समाज को उन्हीं प्रिंसिपल्स पर आधारित, जो मार्क्सवाद और समाजवाद के सिद्धांत थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर अपने विचारों को पुस्तकों के माध्यम से पेश करना शुरू किया। तो ये बैकग्राउंड है। मैंने इतनी सी बातें इसलिए की कि श्री प्रभात रंजन सरकार ने प्राउड का दर्शन सन 59 में दिया, 1959 में। तो 1959 या 1960s का दौर ऐसा था जब ऑलरेडी समाज में एक खास विचार अपनी जड़ें जमा चुका था। आज के समय में समाजवादी मार्क्सवादी चिंतन अपनी जड़ें उतने गहरे नहीं जमा चुका है, बल्कि वो विचार एक तरह से फेल हो गया, कंप्लीटली फेल हो गया। पूंजीवाद समाज को पूरी तरह से अच्छे तरह से गाइड नहीं कर पा रहा है, समाज अस्त व्यस्त है, लेकिन पूंजीवाद फिर भी एक प्रिविलेंट दर्शन है। खैर वो दर्शन नहीं है, वो है, वो वस्तु स्थिति है। उसमें पूंजीवाद के पक्ष में बहुत सारे विचारकों ने विचार लिखा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो रूल ऑफ द लॉ बन गया। पूंजीवाद एक कल्चर है, एक मेन कल्चर है, एक मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी जो है वो पूंजीवाद कल्चर से गाइड हो रही है पिछले 200-300 सालों से। और उसके खिलाफ समाजवादी और साम्यवादी चिंतन आया, लेकिन वो एक पूरी तरह से फेल हो गया। बस वो अब लाइब्रेरीज की शोभा है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, कुछ लोग प्रभावित होते हैं चूंकि शब्द हैं, किताबें हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, तो लेकिन उसमें जो कुछ है वो यूटोपियन है। ये यूटोपिया शब्द अपने आप में इंटरेस्टिंग है। यूटोपिया शब्द भी एक यूरोपियन फिलोसफर ने गढ़ा था। यूटोपिया का मतलब है कि ऐसे विचार जो कभी भी धरती पर फलित नहीं हो सकते, जो जिनकी जड़ें जमीन पर नहीं है, जो आकाश में सितारों की बात करते हैं लेकिन कहीं उनकी जड़ें गहरी नहीं है, वो दिवस स्वप्न के जैसे हैं। यही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, मजदूरों का राज्य। मजदूरों का राज्य कभी संभव नहीं हो सकता। राज्य हमेशा ताकतवर लोगों का रहेगा, और जैसे बिना राज्य का समाज, बिना राज्य के समाज भी कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई वर्ण कंट्रोल करेगा ही करेगा। ये हम आगे चल के प्राउड के सिद्धांतों में भी पढ़ेंगे। तो इस बैकग्राउंड में प्रभात रंजन सरकार ने प्राउड विचार को सामने रखा। जब उन्होंने देखा कि लोग या जनमानस, खासकर उनके काल के 100 साल पहले एक बहुत ही तेज इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, एंटी कैपिटलिस्ट एंड प्रो सोशलिस्ट। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कहता था या लेफ्टिस्ट कहता था। वो एक शान की बात थी, वो एक फख्र की बात थी कि हाँ हम लेफ्टिस्ट हैं, हम पैसे के द्वारा खरीदे जाने वाले नहीं है, हमारे पास विचार है। तो ये मध्यम वर्ग के कई इंटेलेक्चुअल्स ने अपना जीवन इसी विचारधारा के साथ बिताया है, और अंत में सभी त्रस्त हुए हैं, दुखी हुए हैं, निराश हुए हैं, बिकॉज ये विचार अधूरा है, इनकम्प्लीट है,
और ये पूरी तरह से जो मनुष्य जीवन का जो सर्वांगीण विकास होता है जिससे, जिन चीजों से, वो इसमें नहीं है। मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ऐसी एक पुरानी कहावत है। केवल रोटी और उसके इर्द गिर्द ही आपका जीवन अगर गुजरेगा तो वो जीवन कोई बहुत शानदार जीवन नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि प्राउड के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार ने सबसे पहले प्रोग्रेस को कैसे लिया है, प्रोग्रेस को कैसे डिफाइन किया। यहाँ एक बात और समझने वाली बात है प्राउड दर्शन को लेकर, जो दूसरे दो दर्शन के तुलना में कहीं ज्यादा वैज्ञानिक है और कहीं ज्यादा मजबूत है, वो ये है कि पूंजीवादी संस्कृति या पूंजीवादी कल्चर तो पूंजीपति लोगों द्वारा क्रिएट हुआ है, ठीक है, और साम्यवादी कल्चर या समाजवादी कल्चर इस पूंजीवादी कल्चर के खिलाफ, वो इसका ऑपोजिट है, वो इसके विरुद्ध बात करता है। तो उनके अपने कुछ मौलिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि उनके प्रणेताओं ने ये देखा कि एक खास वर्ग शोषित हो रहा है एक खास वर्ग के द्वारा, तो ये जो शोषित क्लास है इसके पक्ष में बहुत सारी बातें कह दी, बहुत सारे सिद्धांत बना दिए, और जो शोषण कर रहा है उसके शोषण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पुस्तकों में रख दिया। तो पढ़ने वाले के सामने ये लगता है कि ये क्लास बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, ये क्लास सिर्फ अपना सोचता है, धन इकट्ठा करने में विश्वास रखता है, जो कि किसी हद तक सच भी है। पूंजीपति सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, पूंजीपति सिर्फ अपना विकास देखता है, वो नुकसान बिल्कुल नहीं सह सकता और दूसरों के कंधे पर, दूसरों की मेहनत से अपना भला और अपना कंट्रोल बनाए रखता है। लेकिन प्राउड का जो दर्शन है वो अपने पैरों पर खड़ा है। प्राउड के पास अपनी मौलिक बातें हैं, जो कुछ बातें तो एकदम ऐसी हैं जो ना पूंजीवाद कल्चर से कनेक्टेड है, ना साम्यवादी कल्चर से कनेक्टेड है। वो अपने आप में मानव कल्याण से कनेक्टेड है। मनुष्य की साइकोलॉजी को, मनुष्य की इनर नीड्स को समझते हुए वो सिद्धांत उसमें बनाए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पिछले दार्शनिकों ने अपने सिद्धांत रखे हैं उसका उन्होंने अपग्रेडेशन किया है। सरकार साहब ने उसको उन्होंने और बेहतर तरीके से डिफाइन किया है, बेहतर तरीके से उसके सिद्धांत रखे हैं। इसमें मतलब लगे हाथ भारत के गांधीवाद का भी जिक्र होना चाहिए। जिस तरह से मार्क्सवाद, समाजवाद पश्चिम में फैला, उसी तरह भारत में गांधीवाद ने भी अपनी जड़ें कुछ समय तक बनाए रखी, लेकिन वो आजादी से पहले ही लोगों का विश्वास उससे हट गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रामीण प्रधान था। और जहां एक तरफ विज्ञान की मदद से संस्कृति आगे बढ़ रही है, इंडस्ट्री से साथ आगे चल रही है, तो वहां गांधीवाद पिछड़ गया और पिछड़ते पिछड़ते वो बस एक नेम सेक ही रह गया है। और केवल सरकारी अनुदान के कारण और केवल सरकारी मदद से ही कुछ कोऑपरेटिव्स जो गांधीवादी चिंतन द्वारा प्रचलित रही हैं उनको जिंदा रखा गया। तो हमारे सामने सारी फिलॉसफीज एक तरह से फेल्ड है, लेकिन एक नई फिलॉसफी की आवश्यकता है और उसका काम प्राउड के द्वारा हुआ है। तो आइए प्राउड में श्री प्रभात रंजन सरकार प्रोग्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं या प्रोग्रेस की परिभाषा किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो यहां से हमें प्राउड का अध्ययन शुरू होता है। और सरकार साहब कहते हैं कि जीवन त्रिस्तरीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को डिनाई करते हैं तो हम ह्यूमन नीड और ह्यूमन एस्पिरेशन को डिनाई कर रहे हैं। वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। इफ वी गो अगेंस्ट नेचर वी आर बाउंड टू फेल। साथ ही वी कांट डिनाई द साइकोलॉजिकल नीड्स। बहुत से विचारकों ने मनुष्य के मानसिकता को बगैर समझे बहुत से सिद्धांत दे दिए जो कि फेल हो गए। समय चलते वो पूरी तरह से गिर गए। तो प्रोग्रेस या प्रगति तीनों स्तर में होना चाहिए, तभी वो प्रगति कहलाई जाएगी। यानी वो भौतिक जगत में भी प्रगति होनी चाहिए, साथ ही साथ मानसिक जगत में प्रगति होनी चाहिए। मानसिक के साथ बौद्धिक तो जुड़ा ही हुआ है, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी अनिवार्य है। देखिए प्राउड यहाँ पे अर्थव्यवस्था के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन को अपने पहले आइडिया में ही ले रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि प्राउड बुनियादी रूप से
स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है। अगर इकोनॉमिक्स के बर्तन में अगर हम स्पिरिचुअलिटी की चाशनी डाल दें तो वो प्राउड कहलाएगी। कारण क्या है कि तीनों स्तर में जो तरक्की है, चूंकि ह्यूमन नीड्स तीनों है, ये बुनियादी एक बात है। कोई भी व्यक्ति अगर एक अच्छी नौकरी पा लेता है, अच्छा घर मिलता है उसे, किताबें उसके पास बहुत सारी हैं, उसके बाद वो क्या करेगा? अगर वो सिर्फ खाएगा पिएगा सोएगा और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की सोचेगा तो वो जड़ जड़ होता जाएगा। लेकिन चूंकि उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की थर्स्ट है, तो उस थर्स्ट को अगर मिटाने के लिए वो कुछ करेगा तो जाहिर है उसकी उन्नति अलग दिशा में जाएगी, एक अलग डायमेंशन, उसका ग्रोथ अलग डायमेंशन में उसकी ग्रोथ होगी। आध्यात्मिक दिशा में वो कुछ पढ़ेगा, पहले श्रवण करेगा, कुछ टीचर्स की लेक्चर्स अटेंड करेगा, कुछ साधना संबंधित कुछ बातें जानेगा, फिर खुद प्रैक्टिस करेगा, फिर उससे मिलने वाली जो उसको आनंद है उसका मजा लेगा, और ऐसे करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से विकास के मार्ग में लेगा। विकास सिर्फ जीडीपी से या टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना कोई कमा रहा है या देश कमा रहा है, इससे नहीं देखा जाएगा। ये पहला सिद्धांत प्रोग्रेस के मामले में हमें समझना होगा। इसमें दूसरी बात जो सरकार साहब कहते हैं कि क्यों, ये तो पहली बात हुई कि तीनों स्तर में प्रगति चाहिए, लेकिन रियल प्रोग्रेस जो है वो भौतिक जगत और मानसिक जगत में नहीं। ऐसा श्री प्रभात रंजन सरकार अपना आर्गुमेंट देते हुए कहते हैं कि जो रियल प्रोग्रेस इज नॉट इन द फील्ड ऑफ फिजिकलिटी एंड मेंटालिटी बट इन स्पिरिचुअलिटी। सो ही वांट्स प्रोग्रेस in spiritual world as mandatory, as necessary, but not before one has achieved something in the physical world and the mental world. इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। भौतिक जगत में किसी भी प्रकार की उन्नति, किसी भी प्रकार की प्रगति को आदर्श प्रगति या सही प्रगति नहीं माना जाएगा, क्योंकि भौतिक जगत में आप जैसे ही कुछ पाते हैं तो कुछ खोते भी हैं। भौतिक जगत में आपको कुछ सुख के साधन मिलते हैं, लेकिन साथ ही दुख की मात्रा भी मिलती है साथ साथ। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने कार का इन्वेंट किया, हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे साधन है, ट्रांसपोर्ट के बहुत अच्छे साधन है, लेकिन हमने क्या किया इसमें कि हमारी मूवमेंट का टाइम कम हो गया। एक अच्छी चीज आई, साइंस ने एक अच्छी चीज दी, लेकिन साथ ही साथ हमारे जीवन में एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए। आज किसी भी पुलिस स्टेशन में आप डेटा देखिए, एक्सीडेंट वाले जो केसेस हैं उनके नंबर बहुत है। तो ये क्या हुआ, एक तरफ हम कुछ पाया, एक तरफ कुछ पाया, एक तरफ कुछ खोया। तो ऐसे भौतिक जगत में जितनी भी हमारी उन्नति है, आप देखेंगे अगर उसका बहुत विस्तार में वर्णन किया जाए, एक तो वो 2-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। इवन हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स में भी, पूरा समाज पहले जॉइंट फैमिली में रहता था, धन बढ़ता गया तो परिवार टूटते रहे, जॉइंट फैमिली टूटती गई। ये गांव-गांव की कहानी है, छोटे छोटे शहरों की कहानी है, इस पर बहुत सारे ड्रामाज और फिल्म्स भी बने हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि धन ज्यादा आया। पहले धन की कमी थी, सीमा थी धन की, तो परिवार 10 लोग 12 लोग मिलके रहते थे, शायद 1 या 2 लोग ही उसमें कमाते थे, बाकी लोग उन 1-2 लोगों की कमाई पर निर्भर थे। लेकिन धीरे धीरे कमाई के साधन बढ़ गए, इंडस्ट्रीज आ रही है, नौकरियां लग रही हैं, तो धीरे धीरे अहंकार भी डेवलप हो रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है, और ये जो ज्वाइंट फैमिली है ये टूट के न्यूक्लियर फैमिली में आ गई। पिछले 20 वर्षों में अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली भी टूट रहा है। पश्चिम में तो टूट ही गया है, भारत में भी टूट रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन? ये यही पूंजीवादी संस्कृति है। अब एक न्यूक्लियर फैमिली जहां हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड है, उस न्यूक्लियर फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ की अलग अलग गाड़ियां हैं, और एक पॉइंट के बाद अगर वो ठीक ठाक कमा रहे हैं तो उन दोनों के अपने अपने घर होने चाहिए। अगर वो रहे एक घर में भी, लेकिन बीवी भी चाहती है कि मेरा भी घर होना चाहिए। उसके अलावा ये जो पूंजीवादी संस्कृति है, ये एडवर्टीजमेंट के जरिए आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, कह रहे हैं सेकेंड होम। अब देखिए ये बेचने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। एक घर काफी नहीं है क्या एक परिवार के लिए? अब दूसरे घर के लिए मेहनत करो, दूसरे घर के लिए इंस्टॉलमेंट भरो, ईएमआई भरो, और एक स्ट्रेसफुल जीवन जियो। और जो आपका खाली टाइम था, जो आप प्राउड के अनुसार स्पिरिचुअलिटी में लगा सकते थे,
आर्ट में लगा सकते थे, स्पोर्ट्स में लगा सकते थे, वो सिर्फ धन कमाने में ही खर्च हो रहा है। तो इस तरह से भी हम देखते हैं कि धन कमाने का या धन केंद्रित व्यवस्था का जो मेरिट है वो पैरेलल उसके साथ डीमेरिट है। और न्यूक्लियर फैमिली का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में भी एक डिवाइड होता जा रहा है, और वो जो यूनाइटेड फैमिली का कॉन्सेप्ट था, फैमिली का कॉन्सेप्ट था, वो धीरे धीरे टूट रहा है। तो एक बहुत बारीक चेंज और कल्चरल डिजेनरेशन है पूंजीवादी संस्कृति का। तो इस तरह से हजारों एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि भौतिक प्रगति के साथ साथ भौतिक अधोगति भी हो रही है। तो रिजल्टेंट जो प्रोग्रेस है वो वहीं का वहीं है। सो वी कैन नॉट से दैट वी हैव ग्रोन. नो, वी हैव नॉट ग्रोन. वी आर स्टिल देयर बिकॉज आवर मेरिट्स आर बैलेंस्ड बाय आवर डिमेरिट्स. सेम इज द केस इन द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड. हमारा जो मानसिक जगत है वो सुख दुख, आशा निराशा, लाभ हानि, राग द्वेष, इससे चलता है. प्रेम है तो घृणा भी है. अब आप स्टडी कीजिए हमारा समाज. भारत से ज्यादा अगर हम पश्चिम यूरोप और अमेरिका का समाज देखें, वहां एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं मिलेगा जो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट न ले रहा. और साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी की कहानी आधुनिक सभ्यता में मुश्किल से 150 साल पुरानी है. और साइकेट्रिस्ट की दुनिया, साइकेट्रिस्ट के डॉक्टर्स, साइकेट्री की मेडिसिन पिछले 50 साल से बढ़ती जा रही है समाज में. ये क्यों है? क्या इसको हम रिलेट कर पा रहे हैं? जब भी कोई देश अपने बारे में अपनी महानता बखान करता है तो वो सिर्फ रुपए पैसे से बखान करता है. बजट में इतना पैसा आया, इतने मिलियनियर्स हैं, इतने बिलियनियर्स हैं, इतने ट्रिलियनियर्स हैं, ये बखान करते हैं. लेकिन मानसिक रूप से बीमार लोग कितने हैं इसका बखान होता है कहीं पे? क्या फायदा उन मिलियंस का, क्या फायदा उन करोड़ों रुपए का अगर आप ठीक से सुख की नींद नहीं ले सकते? क्या फायदा आपको अगर एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं? क्या फायदा आप स्किज़ोफ्रेनिक हो गए, स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई? और साइकेट्री ने हजारों तरह के डिसऑर्डर्स अब सामने रखे हैं. और भारत में भी बड़े शहरों में तो ये एक आम बात हो गई है. स्ट्रेस है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपको दवाई देता है, फिर दवाई में आप फंस गए, फिर जीवन भर वो दवाई लेते हो. जरा सी मुश्किल आती है और स्ट्रेस आ जाता है, जरा सी मुश्किल आती है तो एंजाइटी आ जाता है, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं. तो ये समस्याएं क्या पहले थी या नहीं थी? पहले भी थी, लेकिन वो जॉइंट फैमिली में रहने से, गपशप करने से, बातें करने से, अपने मन की भड़ास निकालने से और प्रेम मिलने से. जॉइंट फैमिली में अगर आपको 4 लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो 6 लोग पसंद कर रहे हैं. छोटा भाई है तो छोटा भाई का लालन पालन अच्छे से हो रहा है, पैम्पर हो रहा है. वो अगर कॉलेज में फेल भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, बड़ा भाई उसको सपोर्ट दे रहा है, प्यार मिल रहा है, एक मोहब्बत का जज्बा है परिवार में, तो उससे ही ट्रीटमेंट हो रहा है. असल में मोहब्बत से ही ट्रीटमेंट होती है. इट्स ओनली लव दैट हील्स. ये तो बात सभी जानते हैं. लेकिन अब परिवार ऐसा हो गया, टूट गया है, तो कहाँ जाएगा? अधिक से अधिक दोस्तों के पास जाते हैं. और फिर समाज में ये साइकेट्रिस्ट का एक जमावड़ा खड़ा हो गया है, ये एकदम आपको दबोचने के लिए तैयार है. तो धीरे धीरे आप इनके शिकार हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं. और अंत में जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में, मेंटल वर्ल्ड में, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में आप अगर थोड़ा सा इवॉल्व हुए हैं with knowledge, with information, with better education, whatever you have gained in terms of education, that is counterbalanced by the degradation of your mind, by your unhealthy mind, by your disordered mind. So mind is not completely happy. So in psychological terms also, we have not gained anything. This is what indirectly Shri Prabhat Ranjan Sarkar says when he explains that मानसिक जगत की उन्नति भी परमानेंट उन्नति नहीं है. एक एग्जांपल देता हूं. अगर कोई बहुत अच्छा बुद्धिजीवी है, सिर्फ बुद्धिजीवी है, अगर आध्यात्मिक साधक है तो ये परेशानी नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूं. मान लो उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में MA और PhD भी किया है. मान लीजिए वो हिंदी के साहित्य का भी विशेषज्ञ है, अंग्रेजी साहित्य का भी विशेषज्ञ है, लेकिन उसे बॉटनी जूलॉजी का कुछ पता नहीं. अगर वो बॉटनी जूलॉजी के स्कॉलर्स के बीच में बैठता है तो वहां पे वो एक हीन भावना से गुजरेगा. ये इंटेलेक्चुअल लोगों की प्रॉब्लम है हासिल की है. लेकिन यदि उसी सभा में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने हुनर का क्रेडिट वैसे ही ईश्वर को देता है, वैसे ही परम पुरुष को दे रहा है. तो अगर वहां पे वो ना कुछ फील कर रहा है, नथिंग फील कर रहा है, कोई बात नहीं. स्पिरिचुअल आदमी को नथिंग फील करना ही चाहिए.
As a spiritualist, we do feel that we are nobody, we are ordinary, but as an ordinary person, we are connected with the divine force, with the divinity. Hence, we are strong and courageous and mentally happy. That is due to the spiritual progress. So, spiritual progress is the only progress, Shri Sarkar says, and thus he defines progressive, the word progressive, like this, कि केवल आध्यात्मिक जगत में ही परमानेंट प्रोग्रेस संभव है, भौतिक जगत और मानसिक जगत में नहीं.